ब्लैकआउट होगा। हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस मॉक ड्रिल के जरिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देश भर में वॉर मॉक ड्रिल शुरू हुई है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कैसे हवाई हमले से बचना है। 7:50 से लेकर 8 बजे तक मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हरियाणा के सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल चल रही। हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मॉक ड्रिल को लेकर सामने आ रही है। तो हवाई हमले से बचने के लिए लोगों को इस मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक किया जा रहा है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ अधिक जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है मॉक ड्रिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसे ही 4 बजे और उसी दौरान हवाई हमले का सायरन बजना शुरू हो गया था पराग, और ऐसे में तमाम जो लोग थे जो बिल्डिंग के बाहर थे वो बिल्डिंग के अंदर चले गए और 10 मिनट बाद ठीक एक और सायरन बजा और वो सायरन था राहत का कि हवाई हमला टल गया है। लेकिन ऐसे में कैजुअलिटी काफी हो चुकी थी, चूंकि ऑपरेशन अभ्यास चल रहा था। ये तमाम चीजें परखी जा रही थी कि आखिर युद्ध होता है तो युद्धाभ्यास के दौरान किस तरह का ख्याल लोगों को रखना है। और हमारे साथ में खुद पुलिस कमिश्नर है सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मॉक ड्रिल हुई, ऑपरेशन अभ्यास किस तरह से रहा, क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी गई थी? देखिए, जैसा आप जानते हैं आज देशव्यापी सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत जितने भी हैं सारी सिविक एजेंसीज, पुलिस और डिफरेंट जो टीम्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन को परखा जा रहा है एवं उनका अभ्यास कराया जा रहा है कि किसी किस्म की कंटिजेंसी में कैसे सभी को परफॉर्म करना है। आपने भी यहाँ पे देखा होगा, जैसे किसी हवाई हमले को लेके या मान लो आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कम से कम इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चादर ही है, उसमें किस तरह से जो है उसके सहायता से कैसे रेस्क्यू करना है जो है, ठीक है। और जो है अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे कोई आग लगने की स्थिति है उसमें किस तरह से जो है उसमें सभी का रेस्क्यू कराना है। और इसके अलावा जो विभिन्न कंटीजेंसी हैं उसमें सारी टीम्स को किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करना है और किस तरह से रेस्क्यू कराना है, तो उसका सब अभ्यास अभी किया गया था और अभी किया भी जा रहा है इसको आगे। और मैं जिसको लेकर जनता से भी जो है ये उम्मीद करूंगा, जनता को भी ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि एक तो किसी किस्म का पैनिक ना करें, अफवाहों पे बिल्कुल कोई ध्यान ना दें, और जो है जो अपना रोल है अपने रोल को इसमें अवश्य निभाएं। आप देखते हैं रात में एक ब्लैकआउट का भी आयोजन किया जाएगा। तो मैं इस एक्सरसाइज की प्रिपेयर्डनेस से ये समझता हूँ कि फरीदाबाद का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है तैयार है और सक्षम है, और तथा किसी भी किस्म की कंटिजेंसी में एक बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म करने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए और विभिन्न ऑपरेशंस को करने के लिए तैयार है। एक सवाल ये भी है सर, चूंकि बॉर्डर पर तनाव है पूरी तरह से, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि आप पर भी है, फरीदाबाद की जिम्मेदारी, ऐसे स्थिति में अगर माहौल खराब होता है तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है पुलिस की तरफ से? मैं जैसे आपको भी मैंने बताया कि हमने यहाँ पे जो है हमारी पुलिस टीम्स, स्वेट टीम्स, एंटी सबोटेज टीम्स, बीडी टीम्स, इसके अलावा जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, होमगार्ड्स हैं, आपदा मित्र हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी वॉलंटियर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करके उन सभी के कोऑर्डिनेटेड रोल में सभी की ब्रीफिंग एंड सभी की जो तैयारियां हैं उनको परखा गया है जो है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई इनकेस कभी कोई ऐसी कंटिजेंसी आती है तो सभी अपने रोल को अच्छी प्रकार से कोऑर्डिनेटेड वे में निभाने में सक्षम है। इस तरह से जब चुनौती होती है या तनाव होता है तो बेल्ट की सर्विस में तो तमाम लोग खास तौर से अवेयर रहते हैं, लेकिन अगर सिविलियंस की बात करें तो सिविलियंस को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं सिविलियंस को एक ही चीज़ कहूँगा कि एक तो जो है पैनिक नहीं करना उन्हें किसी को भी, ठीक है। दूसरा जो है किसी किस्म की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना, कोई अगर गलत अफवाहें तो उसका जो है कॉरोबोरेशन किया जा सकता है जो है, ठीक है। और किसी कंटिजेंसी की स्थिति में जो है एक अच्छे नागरिक को चाहिए कि जो विभिन्न जो है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका सहयोग करे, और अल्टीमेटली जो भी हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस है, प्रशासन है, उनका सभी का एम बड़ा क्लियर है कि किस तरह से जो है सिविल प्रशासन को मैक्सिमम मदद पहुंचानी है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में किस तरह से जो है बेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसको लेके उम्मीद यही की जाती है कि सभी उसमें जो अपना सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। बिल्कुल पराग, देखिए ये पुलिस कमिश्नर थे फरीदाबाद के सत्येंद्र कुमार गुप्ता, जो जानकारी दे रहे थे कि मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह से तैयारियों को परखा गया है, जांचा गया है, लेकिन इसके साथ साथ में एक बड़ी अपील उनकी तरफ से की गई है कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, जो ऑथेंटिक जानकारी है उसी पर ध्यान दिया जाए, और ऐसे में जो सर्विस में लोग हैं और सिविलियंस हैं उनके बीच में
तालमेल ठीक रहे। इसके साथ साथ में जो आंतरिक सुरक्षा की भी बात है तो उसको लेकर भी तमाम तैयारी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से की गई है। मैं तस्वीरों में दिखा दूं, चूंकि अभी मॉक ड्रिल हुआ है और तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और अलग अलग वॉलंटियर्स पहुंचे थे तो उनको अब यहाँ पुलिस कमिश्नर की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। डीसी फरीदाबाद की तरफ से विक्रम यादव की तरफ से सम्मानित किया गया और खुद कमांड कंट्रोल सेंटर में डीसी विक्रम यादव की तरफ से तमाम जो तैयारी की जा रही थी, मॉक ड्रिल की जा रही थी, उस पर नज़ारे उनकी तरफ से बनाए हुए थे। और ये कोशिश यही थी कि अगर युद्ध की जैसी स्थिति आती है तो सिविलियंस को कैसे अपना बचाव करना है और इसी को लेकर ये पराग मॉक ड्रिल की गई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र कौशिक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए भी आपको ये बता रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन इसको लेकर क्या है और तस्वीरें इस मॉक ड्रिल के सामने क्या आई और इसके जरिए तैयारी को चूंकि आंका गया है, तैयारी किस तरीके से, इसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चंडीगढ़ से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, रेवाड़ी से है, पंचकुला, पानीपत और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें मॉक ड्रिल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाकायदा ट्रायल हुआ है, जो सुविधाएं हैं उनका, और आपात स्थिति में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरह से उन स्थितियों से निपटा जाएगा, इन तमाम स्थितियों का अभ्यास किया गया, उन तमाम चुनौतियों को देखा गया है और लोगों को भी जागरूक किया गया है, लोगों को भी ट्रेन किया गया है। वहीं पंचकुला में भी हवाई हमले को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल शुरू कर दिए है। देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर विपिन परमार की एक खास रिपोर्ट। पूरे देश भर के 243 जिलों में आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंचकुला जिला सचिवालय में भी मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है। जिला सचिवालय की ये बिल्डिंग जो है वो आपातकालीन परिस्थितियों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो इंजर्ड हैं और उसमें उस समय क्या मैकेनिज्म रहेगा, किस तरीके से जो इंजर्ड लोग हैं अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनको किस तरीके से इवैक्यूएट किया जाएगा, क्या क्या मैकेनिज्म और क्या क्या मशीनरी डिप्लॉय रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज, इसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ हरियाणा पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मौके पर है। तो ऐसे में आज देश भर के और हरियाणा आएगी तो उस समय किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, शेल्टर कहां दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको शेल्टर लेना है, और ऐसी परिस्थिति में जब हालात जो हैं वो इमरजेंसी वाले होंगे तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से रिस्पांस करना है, यानी कि पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में ना जाते हुए बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्सिव मैनर में किस तरीके से जो सिविलियंस हैं अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ती है तो उस समय के रिस्पॉन्सेज क्या रहेंगे, किस तरीके से जो है इवैक्यूएशन का प्रोसेस रहेगा, सायरन की आवाज पर आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो तमाम मैकेनिज्म, तमाम मशीनरी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कुछ रिस्पांस जो है उसको करना है और कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है। आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची है। इसी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस जिला सचिवालय में मॉक ड्रिल किया गया और इस पूरी बिल्डिंग को इवैक्यूएट किया गया और ये दिखाया गया कि इमरजेंसी सिचुएशंस में, यानी कि आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको जो है वो मॉक ड्रिल, जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है उसमें आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, यानी कि पैनिक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो नहीं होना चाहिए। और तमाम चीज़ें, चाहे वो आपकी सरकारी मशीनरी है, चाहे आप खुद के बचाव के लिए क्या कुछ डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में आपको शेल्टर की ज़रूरत है तो आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरीके से मदद आप तक पहुंचेगी, वो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अलर्ट किस तरीके से होना है, क्योंकि जगह जगह पर सायरन जो है वो ब्लो किए गए और लगातार यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके की तैयारी इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अडॉप्ट करेगा तमाम सिविलियंस को सुरक्षित रखने के लिए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। वहीं रेवाड़ी में मॉक ड्रिल को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जैसे ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया है, कहीं ना कहीं पूरे भारत में अलर्ट कर दिया गया है। मॉक ड्रिल की जा रही है। हम हरियाणा के रेवाड़ी के बीएमजी मॉल में मौजूद है, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं तमाम जो आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए, तमाम रेवाड़ी प्रशासन की ओर से तैयारी
की जा रही है। हम रेवाड़ी के बीएमजी मॉल में खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम बीएमजी मॉल को खाली करा दिया गया है और कहीं ना कहीं जो तमाम यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आए थे उनको बाहर निकाल दिया गया है कि कुछ को बेसमेंट में भेज दिया गया है। ऐसे में तमाम जो स्थिति है, परिस्थिति है, उनसे निपटने के लिए तमाम यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। बता दें कि रेवाड़ी प्रशासन की ओर से रेवाड़ी में 5 जगह पर मॉक ड्रिल की जा रही है और बीएमजी मॉल में यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, दमकल विभाग की बात कर लें, तमाम जो विभाग है जिनसे निपटा जाना है, किस तरह से यदि आपात स्थिति में कोई हमला होता है किस तरह से अपने नागरिकों को बचाए, उसकी तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। हम बाहर का दिखाएंगे किस तरह से तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया, कुछ को बेसमेंट में भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां से एम्बुलेंस भेजी जा रही है ताकि यदि कोई आपात स्थिति आती है और कोई घायल होता है तो कहीं ना कहीं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। और जो नागरिक हैं जो शॉपिंग के लिए आए हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके, उसके लिए तमाम अपनी जो तैयारी है उनको परखा जा रहा है। और किस तरह से, क्योंकि सुबह ही पहले रेवाड़ी का नाम नहीं था मॉक ड्रिल में, लेकिन जिस तरह से रात के समय पाकिस्तान में हमला किया गया, पाकिस्तान का आतंकवादी जो संगठन है उनके जो ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये शाम 4 बजे की मॉक ड्रिल रखी गई थी। और उसी के तहत अब लगातार मॉक ड्रिल के तहत जो कार्रवाई चल रही है, तमाम जो तैयारियां उनको परखा जा रहा है। कैसे आपात स्थिति, यदि कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उस स्थिति में कैसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए, यदि कोई घायल होता है किस तरह से उसको अस्पतालों तक ले जाया जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए अब आपको हमले की 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप हमले की देख पा रहे हैं, जिसमें आतंक के गढ़ तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत ने और आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर कड़ा प्रहार आतंकियों पर, उनके ठिकानों पर किया। हमले से पाकिस्तान थर्राया, 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस हमले के बाद पहलगाम का बदला लिया गया है, जिसका जिक्र पहले से ही प्रधानमंत्री ने किया था कि कल्पना से भी ज्यादा, यानी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा इस तरह का बदला लिया जाएगा। और वैसा ही बदला भारतीय सेना ने यह हमला कर लिया है। आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आलीशान बिल्डिंग जो आतंकी पनाहगाह थी वो अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आतंकी ठिकानों को तबाह करती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने आतंकी कमर तोड़ी है, आतंकियों के आकाओं को रोने पर मजबूर कर दिया है। ये 6 तस्वीरें बताती हैं भारतीय सेना के शौर्य को और बताती हैं कि भारत में जो नापाक हरकत पहलगाम में जम्मू कश्मीर के अंदर की आतंकवादियों ने, उसके बाद भारतीय सेना ने यह मुंहतोड़ जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और चलिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। रिटायर्ड कर्नल गुरसेवक इस वक्त हमारे साथ हैं। गुरसेवक जी आपका स्वागत है सर। सत्येंद्र दुग्गल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। सत्येंद्र दुग्गल साहब आपका स्वागत है। सत्येंद्र दुग्गल साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकवादी और उनके गढ़ पर कड़ा प्रहार भारतीय सेना ने किया है। पहलगाम में जो हुआ उसका बदला आतंकियों के ठिकानों पर हमला कर लिया गया और वो भी इस तरह से कि अब वो आंसुओं से रो रहे हैं। कैसे देखें सर इस हमले को? सत्येंद्र, अभी तो ये शुरुआत है जी। ये तो पहला दौर ही है। जो इसके पहले हुआ वो तो प्रिपरेशन हो रही थी। ये तो पहला दौर है कि इस तरीके का जो अटैक किया गया और बहावलपुर तक जो सदर्न टिप में सिचुएटेड है वहां तक जाके
उनके जो मेन ट्रेनिंग कैंप है, उनका जो ट्रेनिंग कैंप का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला कर दिया गया। और किस प्रिसिशन से किया गया वो भी आप देखिए कि सामने मस्जिद है, उनकी मस्जिद है, पीछे उनका स्कूल है, पर उसमें कोई भी हलाक नहीं हुआ। हलाक सिर्फ वो लोग हुए जो कि जिस पर टारगेट किया गया था। तो ये तो शुरुआत है जी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द गेम। एंड जो भारतीय सेना है, जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन है और मिलिट्री लीडरशिप है, ये अब बीच में तो छोड़ने वाले नहीं है। हम वापस जाते हैं प्रधानमंत्री जी के उस बात के ऊपर कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला देने का पहला दौर शुरू हो गया है। दूसरी बात, वो बार बार ये कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी आवाम से, उनकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ उनको सबक दिखाना चाहते हैं जिन्होंने इस तरीके की नापाक हरकत की बैसरान घाटी में, कश्मीर में, जो कि छुप कर आते हैं और हमला करते हैं जी। और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो सारी ट्रबल का केंद्र बिंदु रहा है। तो मैं आगे तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकली इन लॉन्ग रन ऑल्सो ये उस का हिस्सा रहेगा कि जब वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। पूरा गेम प्लान उसी लिए किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल शुरुआत है जी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। डिफेंस एक्सपर्ट देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, कैसे देख रहे हैं सर इस भारत की स्ट्राइक को? जी हाँ, देखिए मैं एयरफोर्स में 34 साल था। 34 साल के अनुभव में मैंने कई बार इस तरह के मिशन पीस टाइम में उड़ाए हैं जी। मैंने 1979 में कमीशन लिया और लास्ट में मैंने मिग 23 उड़ाया। तो हमारे जो मिशन होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह से कि अगर युद्ध होता है तो आपको किस तरह से दुश्मन के यहाँ जाकर अपने बॉम्ब, मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जो टारगेट है उनको ध्वस्त किया जा सके। अब ये जो स्ट्राइक हमने की है, इसमें दो पक्ष बहुत क्लियर हैं। एक तो है कि जो हमले हमारी फौज ने किया, यानी हमारी आर्मी ने किया। आर्मी ने जो वहां पर LOC जो है कश्मीर के पास, वहां पर POK की तरफ जो हमला किया, उसमें आर्मी ने इस्तेमाल किया लॉन्ग रेंज गन्स जो है बोफोर्स, उसका जिसकी की स्ट्राइक रेंज 40 किलोमीटर है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जिसकी की स्ट्राइक रेंज 80 किलोमीटर होती है जी। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि अगर दुश्मन का टारगेट 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर से भी दूर है तो इंडियन एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल होता है। इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी इस हमले में मिराज 2000 और रफाल जैसे विमानों का इस्तेमाल किया है। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमर्स में हवा से जमीन पर फायर करने वाले वेपन्स का इस्तेमाल किया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि स्कैल्प की रेंज जो है, जो वर्जन हमारे पास है, उसकी रेंज 250 किलोमीटर की दूरी से ये दुश्मन के जमीनी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। और जो हैमर्स मिसाइल है हमारे पास, वो 80 किलोमीटर तक दुश्मन के जमीनी टारगेट जैसे अंडरग्राउंड बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या उसके जो टैंक्स के जो कंसंट्रेशन एरिया है उसको ध्वस्त कर सकता है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी क्यों मिली, ये है हमारे सीखने का विषय। इस बार इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को बहुत सटीक इंटेलिजेंस जानकारी मिली। हमारी जो रॉ है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो बहुत समय से काम कर रही थी कि पाकिस्तान अपने अपने आतंकवादियों को कहां पर ट्रेनिंग देता है, कहां कहां छुपा के रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादियों ने अपने जो हथियार हैं उनका स्टोरेज डिपो कहां पर छुपा कर बनाया हुआ है। तो ये सटीक जैसी इंफॉर्मेशन मिली तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो टारगेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लेजर गाइडेड बॉम्ब हो या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब हो या GPS गाइडेड बॉम्ब हो, उसमें सटीक टारगेट की इंफॉर्मेशन डाली गई। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस हमले के बाद कोई सबक लेता है और भारत सरकार से दरख्वास्त करता है कि भविष्य में वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में नहीं भेजेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कोई अंदेशा नहीं आता है तो हो सकता है कि आज रात फिर से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी फिर से मिलकर एक और
स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के लिए। जो खबरें थी इस कल तक परसों तक टोटल 42 ऐसे लॉन्च पैड आतंकवादियों के आइडेंटिफाई हो चुके हैं पीओके में, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, और अब तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आज रात को क्या हमले होंगे? हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है हमले करने के लिए। अगर इसको रोकना है तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि वो हॉटलाइन उठाए और डायरेक्टली हमारे जो विदेश मंत्रालय में उनके काउंटर पार्ट से बात करें, या हमारे जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उससे बात करें और यकीन दिलाएं कि भविष्य में पाकिस्तान टेररिस्ट को कश्मीर में नहीं भेजेगा। तो अगर पाकिस्तान ने, देखिए इसकी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो नीति ही ये रही है कि वो भारत के ऊपर 1000 छोटे छोटे कट्स करेगा। क्यों? वो भारत को 1000 छोटे छोटे घाव क्यों देगा? क्योंकि उनको मालूम है कि आमने सामने की जंग में ना पाकिस्तान की आर्मी, ना पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की आर्मी या एयरफोर्स के सामने टिक सकती है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं हमले? देखिए ये समझना पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की और एनएसए श्री अजीत डोभाल जी की कूटनीति है। बहुत सोच समझ के इन हमलों को किया है। देखिए एक तो होता है बदला लेना, हमने बदला ले लिया है। दूसरा चीज है कि उनको सबक सिखाना। उनको सबक सिखाने के लिए हम फिर से आज रात को ये हमले कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले ही इस तरह की कुछ इंडिकेशन दे दे कि वो सबक सीख रहा है, वो कमजोर, वो जम्मू कश्मीर में भविष्य में आतंकवादियों को नहीं भेजेगा, तो फिर हो सकता है कि आज रात का हमला ना करे। इसका कुछ इंडिकेशन मिल गया है। देखिए उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, उन्होंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोक देता है तो फिर पाकिस्तान भी अपने तरफ से शांति प्रस्तावना लेकर आगे आएगा। बस उनको ख्वाजा साहब को इतना करना है कि अपने जो आर्मी चीफ है मुनीर साहब, जनरल असीम मुनीर, उनको हुक्म दे, यानी ये मान सकते हैं सर कि पाकिस्तान को अब ये समझ आ रहा है कि भारत छोड़ने वाला नहीं है। अब ये भारत बदल चुका है। भारत के नेता, भारत की सेना, भारत का शासन प्रशासन जो कहता है वो करके दिखाता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि साहब हम ऐसा बदला लेंगे कि आप याद रखेंगे, आपकी कल्पना से भी दूर होगा। और वाकई में कुछ इसी तरीके का बदला। और शायद हमारे साथ गुरसेवक सिंह जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल। में सर आपके पास आ रहा हूं। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना, बहावलपुर तक जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बड़ी बात यह भी है कि 3 बड़े आतंकी संगठन, इसमें मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद, इन तीनों की कमर इस कदर टूटी है कि अब ये आंसुओं से रो रहे हैं। गुरसेवक सिंह जी, सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही गुरसेवक सिंह जी। सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास लौट रहा हूं। टेक्निकल इशू है, इसको हम दूर कर लेते हैं। पहले सत्येंद्र दुग्गल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। और जो सवाल मैं गुरसेवक सिंह जी से कर रहा था, 3 बड़े संगठन पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारना, वाकई में इसकी कल्पना शायद ही की होगी पाकिस्तान और उन आतंकी आकाओं ने। उनको आइडिया तो था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और ऐसे ही कुछ करेंगे, लेकिन ये उनकी परिकल्पना के परे चला गया। क्योंकि आपने जैसा पिछले दिनों में देखा है कि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आसपास से बंकर खाली करवा रहे थे, उनको शिफ्ट करवा रहे थे, उनको शिफ्ट करा के वो अपने हेडक्वार्टर ले जा रहे थे, जिसमें बहावलपुर इज वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स। उनके 2 हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ और उनकी परिकल्पना से परे था कि बंकर को छोड़ के तो उसी जगह पे अटैक कर देंगे जहां पर इनको हम पनाह लेने के लिए ले जा रहे हैं इनको। तो ये उनकी परिकल्पना के परे था। वो तो छोटे मोटे बंकर आसपास खाली कराते रहे,
लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और जहां से वो उनको गैदर करके वहां ले गए तो वैसे 9 ठिकानों पे हमले हो गए। दैट वाज अ बिग शॉक फॉर देम। अभी जैसा कि अपने देवनाथ साहब बता रहे हैं कि भारत यहाँ रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा जो टारगेट्स है वो आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। ये तो एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि किसी के पास होती नहीं है, और कोई इंडिया 12 दिन से 15 दिन से चुप करके तो बैठा नहीं था। उसकी प्लानिंग में टारगेट आइडेंटिफिकेशन तो पहली चीज है, और दूसरी बात उसके पहले है कि आप ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं जी। तो हमारी मिलिट्री डिस्पेंसेशन और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के पास में ऑब्जेक्टिव तो बड़ा क्लियर हो गया होगा। शायद मैं और आप सिर्फ परसेप्शन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और दूसरा, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद में टारगेट क्लियर हो गए, तो ऑब्जेक्टिव भी उनका अचीव होगा और टारगेट भी अचीव होंगे। टारगेट में से अभी 9 या 8 या 10 ही आपने देखे, अभी और क्या टारगेट है मालूम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ये जो है कि हमेशा प्लान्स जो है वो बनाए जाते हैं, और प्लान अगर एक फेल हो गए तो ठीक है। सर मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आप लोगों के पास लौटकर आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है पाकिस्तान से। भारत ने जो एक्शन लिया है, इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बड़ी बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ इस बैठक में मौजूद है, जो बैठक बुलाई गई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, ये बड़ी खबर। इस वक्त बैठक बुलाई गई है भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में। इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। और ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, एक बैठक भी बुलाई गई है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी मौजूद है। खलबली मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे 9 टारगेट आपने अचीव किए आज, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आगे बढ़ेगी बात, अब आप 100% श्योर रहिए कि वहां से रिटेलिएशन होगा ही होगा। क्योंकि जैसे मैं प्लानिंग की बात कर रहा था, द फर्स्ट कैजुअलिटी इन द बैटल इज द प्लान। आपने क्या प्लान बनाया वही कैजुअलिटी हो जाता है। तो आपने और सर ये खलबली और बौखलाहट एक और, चूंकि पाकिस्तान की फितरत है, अब वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और रात से ही लगातार कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर भी सेना उसको दे रही है। बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से होगा वो जिहादी मेंटालिटी से होगा। बिल्कुल। इंडियन जो अटैक हुआ है वो बड़ा प्रिसाइज था और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था कि हमने इनके टेररिस्ट को मारना है, और जिन लोगों ने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनको पनिश करना है। लेकिन वहां मेंटालिटी टोटली डिफरेंट है। वो आप देखिएगा, दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये जो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज हो रही है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये ऐसा होने वाला है कि उनके पास में टारगेट तो है नहीं, वो इस वॉर को हमको ऑब्जेक्टिव से भटकाने के लिए इसको बड़ा करेंगे, और उस बड़ा करने के लिए ये अनाप शनाप टारगेट्स में अटैक करेंगे, जिससे कि हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये उद्देश्य है कि वो सतर्क रहे और होशियार रहे। और भारतीय जो डिस्पेंसेशन है, लीडरशिप, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने प्लान से ना भटके, क्योंकि पाकिस्तान में जो मीटिंग हो रही है ये डेफिनेटली इसी ऑब्जेक्टिव से हो रही है कि किसी तरीके से इंडिया को ऑब्जेक्टिव से भटकाया जाए और वर्ल्ड का अटेंशन ड्रॉ किया जाए। क्योंकि इंडिया हर जगह जाके यही कह रहा है कि हम सिर्फ टेररिस्ट को मारना चाहते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो हमारा हिस्सा है। बल्कि पाकिस्तान जो है ऑन द अदर हैंड वो इंडिया के प्लानिंग को भटकाएगा, गुमराह करेगा, बड़ा करेगा, लोगों की अटेंशन करेगा। आज ही उसने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यकीनन सर, ये तो भारतीय सेना ने बता दिया है
कि उसका जवाब भी फिर उसे उसी अंदाज में मिलेगा अगर पाकिस्तान ने हिमाकत किया। हालांकि वहां के रक्षा मंत्री तो कह चुके हैं कि साहब भारत अपने ऑपरेशन सिंदूर को रोके और हम आगे कुछ भी पलटवार नहीं करेंगे। ये बता रहा है कि पाकिस्तान समझ गया है उनके कि आज रात आप अटैक मत करो ताकि वो चुपचाप अटैक कर दे। वो हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये तो पाकिस्तान की फितरत है ही सर, ये पाकिस्तान की फितरत है कि सिविलियंस को वो लोग निशाना बनाते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। लेकिन भारत कभी बेगुनाह लोगों को निशाना नहीं बनाता है, सिर्फ उन लोगों को सजा दी गई है जिन लोगों ने बेगुनाहों और निहत्थे लोगों पर वार किया। देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सबसे ज्यादा अहम इस पूरी कार्रवाई में है कि सटीकता कितनी महत्व रखती है। जो सटीक हमले किए गए, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, ये इसको आप सर कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, युद्ध के समय एक्यूरेट यानी सटीक हमला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 मुख्य वजह हैं। एक तो जाहिर बात है कि सटीक हमला करेंगे तभी जो वॉर हेड है वो दुश्मन के सही ठिकाने पर पहुंचेगा और जिस ठिकाने को हम ध्वस्त करना चाहते थे वो ध्वस्त होगा। इसके साथ साथ भारत की एयरफोर्स या आर्मी हमेशा चाहती है कि जब हम कोई हमला करें तो जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, जिसको हम कोलेटरल डैमेज बोलते हैं, वो कम से कम हो। तो अगर सटीक हमला करेंगे तो आसपास के जो सिविलियन हैं, उनके जो घर हैं, स्कूल्स हैं या अस्पताल हैं, उन पर कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और सिविलियंस कैजुअलिटी या तो ना के बराबर रहेगी या 1-2 ही होगी। तीसरी और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम एक्यूरेट अटैक इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि पहले अटैक में अगर आपने टारगेट को ध्वस्त नहीं किया, जैसे कि कल रात को हमला किया और उसमें अगर हमारा हथियार ठीक जगह पर नहीं लगा, तो एक जरूरत होती है जिसे कहते हैं रिपीट अटैक। तो क्या होगा, कल हम टारगेट को हथियार बॉम्ब फेंके या रॉकेट फेंके, नुकसान नहीं हुआ टारगेट को, तो आज रात को हमें फिर से एक रिपीट अटैक करना पड़ेगा उसी टारगेट पर दोबारा। तो इससे क्या होता है, खतरा भी दोबारा डबल हो गया, कल भी खतरा। ठीक है देवनाथ सर, मैं माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा। एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा गया, ये एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आप लोगों के पास लौटकर आ रहा हूं। तो ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताया कि हमारी सेना ने एक नया इतिहास रचा है और वाकई में भारतीय सेना ने ये गजब कर दिया और कड़ा प्रहार कर दिया। सेना के शौर्य को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। सेना ने पराक्रम का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बाकायदा जानकारी भी दी है और बताया कि सेना ने किस तरह से एक नया इतिहास रचने का काम इस हमले के जरिए, इस एक्शन के जरिए किया है। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय, तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र तुगल जी, इस वक्त मैं आपके पास आ रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो ये बताता है कि भारत कितना संयमित है, सटीकता से वार करना जानता है और भारत ने जो कहा वो करके दिखाया।
हमने एग्रेशन में आकर, हमने जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। हमने निशाना उन लोगों को नहीं बनाया जो कि निहत्थे हैं। हमने सिर्फ आतंकियों को सजा देने का काम किया है, और वो भी सटीकता के साथ, संयम रखते हुए। यही तो शुरू से हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है शुरू से यही कह रही है जी कि हम तो सिविलियंस के कतई अगेंस्ट नहीं है। और आपने उनकी भाषा देखी, कितनी संयमित भाषा है, बिल्कुल, कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, वो कितनी नपी-तुली बात कर रहे हैं, कोई उनके बात में पैनिक नहीं है। ये एक डिफेंस, ये रक्षा मंत्री हैं देश के, जिनके ऊपर इस वक्त जिम्मेवारी है कि हर चीज को एग्जीक्यूट कराने की, वो ओवरसी कर रहे हैं हर चीज को। और प्रधानमंत्री के बाद इस वक्त ये सबसे ज्यादा एक्टिव जो व्यक्तित्व है ये है। आप उनकी भाषा देखिए कितनी संतुलित है। इसके कारण, इस भाषा के कारण, इस कॉन्फिडेंस के कारण जो आर्मी चीफ्स हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आम जनता जो इस बात को सुन रही, आप और हम सुन रहे हैं, हमें कितना कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी बैलेंस्ड है और क्या बात कर रहे हैं वो लोग। तो यही चीज है वो नीचे परकोलेट होकर जाती है। और जो हमारी सेना ने, हमारी जो वायु सेना ने आज किया है, बिना एलओसी क्रॉस किए हुए उन्होंने, वो कह रहे ऐतिहासिक बात है। वो ऐतिहासिक में क्या बात है? वो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया। उन्होंने भारत में बैठे हुए उन्होंने अटैक कर दिया अपने ठिकाने के ऊपर। उन्होंने एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पार्लेंस में, दैट मशीन तो इंपॉर्टेंट है ही, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि मशीन तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना लेंगे, डीआरडीओ में बना लेंगे, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बना लेंगे, आप इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन जो उसको चलाने वाला है वो कितना एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप और आगे चला जाऊं। उसमें आगे जाने वाली बात यह है कि मशीन को चलाने वाला और मशीन को अल्टीमेटली जो उनको जो आदेश दिए जाते हैं मशीन चलाने वालों को, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप उनका भी देखिए कि वो समय दे रहे हैं पूरा। तीनों आर्मी चीफ को, एनएसए डोभाल साहब को पूरा समय दे रहे हैं कि आप संयमित हो जाइए, आप बिल्कुल जो है कॉन्सेंट्रेट करिए अपने टारगेट के ऊपर। उन्होंने पूरा समय, कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने तीनों सेनाध्यक्ष में, कितना कॉन्फिडेंस वो दे रहे हैं अपने कोर कमांडर्स में, कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं वो एनएसए में, या जो भी जो लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इस कारण जो है वो, ये भारत की सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ताकत जो है वो ये है। आज जो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजेस हो रही हैं, सैकड़ों शहरों में हो रही हैं, इसके कारण भारत में एकजुटता हो रही है। और इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज अगर आ जाए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, तो हम सब में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सर ये बताता है कि भारत गंभीरता के साथ रणनीति पर काम करना जानता है, रणनीति को बनाना जानता है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र उग्गल जी आपका सर, जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि जो हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर और जो निशाना बनाया आतंक के ठिकानों को भारतीय सेना ने, उसको लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है दिल्ली में। रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें हम। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रक्षा मंत्री इस सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। भारतीय सेना के इस शौर्य को पूरा देश और सभी राजनीतिक दल सलाम कर रहे हैं और कल सर्वदलीय बैठक होनी है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस बीच रणवीर गंगवा जो कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा कैबिनेट की बैठक के बाद बोले हैं, हमारी सेना ने आतंकियों को मारा है, आतंकियों को मारा है हमारी सेना ने। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान दिया है और बताया कि हमारी सेना ने आतंकियों को मारा है।
आज देखिए जो आज के जो ताज़ा हालात है, एक तो चाहे वो अभी जो हाल ही के अंदर ये जो हुआ है मामला, जो जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने जो आतंकी थे उनको उनके घर में घुस के मारने का काम किया है, और अगला उसका रिएक्शन क्या हो सकता है उसके लिए अलर्ट और तमाम चीज़ें जो सावधान रहने के लिए जो बात कही गई है, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इस तरीके के चाहे वो सिविल डिफेंस सोसाइटी वगैरह उनके लिए तैयारी करने के बाद उनके विस्तार से जो है चर्चा की है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया, उसको लेकर जश्न का माहौल है। रिटायर्ड फौजियों और किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही 1971 और करगिल में शामिल होने वाले फौजियों ने बताया कि ब्लैकआउट में स्थिति कैसी होती है। पहलगाम हमले का जवाब भारत ऑपरेशन सिंदूर से दे रहा है, और हमारे साथ रिटायर्ड कुछ फौजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो ब्लैकआउट के लिए आज मॉक ड्रिल होगी और ब्लैकआउट की स्थिति क्या होती है। कुछ जो फौजी हैं हमारे साथ, वो उन्होंने युद्ध को फेस किया है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ब्लैकआउट होता है। क्या नाम है जी? सूबेदार मेजर खजान सिंह। आप कौन से युद्ध में फ्रंट पे थे, बताएं। 1971 में। तो क्या स्थिति होती है ब्लैकआउट की, हमें जरा थोड़ा पब्लिक को बताइए। ब्लैकआउट की ये है, कोई भी लाइट नजर नहीं आनी चाहिए, सब बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि रात को जो दुश्मन है वो जहाँ भी लाइट होगी वहीं पर बम गिराएगा, तो इस वजह से जरूरी है ब्लैकआउट। किस तरह के आदेश दिए जाते हैं, किस तरह का उस एरिया को कैसे खाली करवाया जाता है, क्या कुछ रहता है पूरा? उसको पहले से ही मतलब ऑर्डर मिल जाते हैं, भाई आज मतलब लड़ाई का ऑर्डर मिल गया, जैसे लड़ाई शुरू होगी तो जिस एरिया में मतलब लड़ाई का ज़्यादा हो चांस होता है वहाँ ब्लैकआउट किया जाता है। मतलब दुश्मन भाई वहाँ ज़्यादा बम ना गिरा दे, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, जैसे कहीं अम्युनिशन डैम्प हो, एयरपोर्ट हो, कोई मतलब ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर दुश्मन मतलब बम गिराने के, वहाँ पर ब्लैकआउट पूरा किया जाता है। फौजी साहब, कैसे देखते हो ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर जैसे अपने पीओके के अंदर आतंकवादी ठिकाने बना रखे हैं, इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो भारतीय सेना ने बड़ी सूझबूझ के साथ में जो ये काम किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल का मतलब है पेन पॉइंट के ऊपर अपना जो है अटैक करना, फालतू सिविलियन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाए और फौजियों के ऊपर अटैक ना किया जाए। एक सिर्फ आतंकवाद ठिकाने हैं जो 8-9 ठिकानों के ऊपर कल रात 1:30 बजे अटैक हुआ है, और बहुत बढ़िया है। और एक मतलब के भारत ने एक साहस दिखाया है कि भाई हम कमजोर नहीं है, भारत की शराफत का आप लोग इतना फायदा मत उठाओ, और जो हमारा ये जो ये हिंदुस्तान ने कदम उठाया है, ये मतलब एक उनको एक टेलर है भैया, तो यहीं सुधर जाओ, नहीं तो पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। एयर स्ट्राइक पहले भी होती रही है, पहले भी हुई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इतना खास क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर इतना खास यूं है क्योंकि जो बार बार अटैक किए जा रहे हैं, ये जो आतंकवादी हमले हुए जा रहे हैं, तो जो आम जनता है, सिविल जनता, ये अभी हिंदुस्तान चुप क्यों बैठा है, इंडियन आर्मी चुप क्यों बैठी है, लेकिन युद्ध का जो परिणाम है वो कहना तो आसान है, लेकिन जो इसका परिणाम निकलेगा ये बड़ा खतरनाक निकलेगा। लड़ाई से कई साल पीछे चला जाता है देश। 2002 में लड़ाई लगी होती, ओपी पराक्रम 2 एक्सरसाइज चली थी इंडियन आर्मी की, जब संसद के अंदर घुसपैठ हुई थी, उस टाइम पर मैं भी आर्मी में था। गंगानगर वाला बॉर्डर जो कवर करता है पाकिस्तान को, हमारे टैंक वहां डिप्लॉय थे, 9 और आर्मर्ड कोर की यूनिट में था मैं, साहब भी उसी यूनिट से, साहब की यूनिट से हूं मैं, खजान साहब भी उसी यूनिट में थे। तो वहां पर गोले लोड हो चुके थे, फायर का इंतजार था सिर्फ, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी अपनी दिमाग की सूझबूझ से वहां से जो शांति प्रिय ढंग से उस सौदे को वापस करवा दिया, नहीं तो लड़ाई उसी टाइम लग जानी थी। लेकिन युद्ध अगर लगता है तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। इस सिंदूर ऑपरेशन के बारे में जो बातचीत की, इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सेना के सभी सैनिकों और देश की 140 करोड़ जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिसके सहयोग से, जिसके आशीर्वाद से आज हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है। उसके लिए सभी इस चीज के लिए धन्यवादी हैं। कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको 26/11 हमले की बात करें, पुलवामा की बात करें, या फिर पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसकी बात करें, कहीं ना कहीं उनका ये बदला हम कह सकते हैं। सर, बदला ऐसा है, हमारा देश है जो एक शांति प्रिय देश है, लेकिन इतना शांति प्रिय जरूर है लेकिन बुज़दिल नहीं है,
क्योंकि जब अगर ऐसी बातें आती हैं तो उस टाइम पर हमारा देश पीछे नहीं हटता। अभी जिस प्रकार से 22 अप्रैल को ये चीज़ हुई, भाई हमारे देश के नागरिकों का कहना ये था सोशल मीडिया पर भी ये भी, भाई ये देश क्यों नहीं इनका बदला ले रहा। लेकिन किसी भी चीज़ की हमारे जो कमांडर ऊपर बैठे हुए प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग के हिसाब से सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। उस कार्रवाई को देखते हुए आज जो हमारे सैनिकों ने, हमारे तीनों सेनाओं के, एयरफोर्स के साथ में नेवी और हमारी स्थल सेना भी थी, उन्होंने 13वीं के दिन, जो हमारे दिन हिंदू धर्म के अंदर 13वीं मनाई जाती है, उस 13वीं के दिन हमारे जो 28 नागरिक थे और उनके अंदर हमारे सेना के लेफ्टिनेंट साहब भी थे, तो उन सब का बदला लिया है। 100 से होगा जब इसका बदला पूरा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया बहुत बढ़िया निर्णय है। जो ये हमारे पहलगांव में हमला हुआ था, ये बहुत ही निंदनीय हमला था। उन्होंने चुन चुन के आम सिविल जनता को मारा है। उन्होंने किसी भी फौजी के साथ सीधा टकराव नहीं किया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी और इस भूल को उनको हमने दिखा दिया है हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। और आने वाले समय में हम पाकिस्तान को दिखाएंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि हरियाणा में जय जवान जय किसान का नारा है, जवान हमारे साथ, जवानों ने बातचीत की है, हमारे साथ किसान भी है। हाँ जी, क्या कहना है इसके बारे में? सर, ये एक विशेष इसलिए है कि ये हमारी आर्मी ने इतना साहस दिखाया कि 100 किलोमीटर अंदर जाके हमने बदला लिया है। जहां उनके आतंकवादियों के अड्डे थे, 100 किलोमीटर जाके उनके अड्डों को खत्म किया है। ये इसलिए बहुत विशेष है। पहले जितने भी हमारी स्ट्राइक हुई वो बॉर्डर के नजदीक हुई है, ये लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाके किया है। ये इसलिए एक विशेष है। 80 से 90 जो आतंकी हैं उनके मारे जाने की आशंका भी है, जताई गई है। 8 से 9 ठिकाने जो है नस्ते नाबूद कर दिए। इस पर क्या कहना? ये बहुत अच्छा है। और इनका जो मुख्य था उसका वो तो पहले ही जो स्ट्राइक थी उसमें मार दिया गया था। अब उसके 14 सदस्य, घर के 14 सदस्यों को दिया गया है। ये बहुत है हमारे आर्मी की। तो जवानों से भी बातचीत की हमारे साथ, 1-2 किसान भी है। क्या कहना है ऑपरेशन सिंदूर पर? जी देखिए, जो पाकिस्तान ने जो अपने साथ हमला लगातार वो करता आ रहा था, लेकिन उसको जवाब दिया है। लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। जैसा कि जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो जवान है, इसके अलावा किसान है, सभी ने जो सरकार का ये फैसला था, जिस तरह से आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया है, सभी का स्वागत किया है। और ये कहा है कहीं ना कहीं जो हमले हुए हैं, जो आतंकवाद फैल रहा था, कहीं ना कहीं उसका बदला लेने में हमारे जो फौजी हैं वो कामयाब जरूर होंगे। कैथल से। और चलिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूएनएससी को जानकारी दी है विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर की। ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने यूएनएससी को जानकारी दी है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जानकारी यूएनएससी को विदेश मंत्रालय ने दी है। कई देशों के राजनयिकों को भी जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय ने यूएनएससी को जानकारी दी है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की जानकारी यूएनएससी को विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई और साथ ही कई देशों के राजनयिकों को भी जानकारी इस